ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस हमने कल पढ़ लिए थे, बराबर है, फॉर्मेट भी पढ़ लिए थे, राइट? याद है कि नहीं है? कितने टाइप के एक्सेप्टेंस होते हैं? दो टाइप के। कौन से? जनरल एक्सेप्टेंस और क्वालिफाइड। क्वालिफिकेशन किस वजह से दिया जा सकता है? पहला टाइम को लेके, दूसरा प्लेस को लेके, तीसरा अमाउंट को लेके, फिर पार्टीज को लेके, या फिर कोई भी एक उसमें कंडीशन डाली जा सकती है। ये सारे एग्जांपल्स जो थे, ये आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन प्लस आंसर अपने कॉपी में करके रखा है क्या कॉपी? ये ऐसी छोटी कॉपी नहीं बनाने की, वही के जैसे अपन क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंट पढ़ रहे हैं ना, तो लार्ज साइज बुक होना चाहिए उसके लिए। तुम 11th में नहीं थे ना, इसीलिए ये सब चेंज करो अगली बार से, आज से ही चेंज करो, कल से इसमें नहीं लिखने का। दिखाओ इसको कोई ब्रॉड साइड रजिस्टर, कम से कम इस साइज का होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते चलो। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, वो क्या है? ड्यू डेट का कैलकुलेशन। नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब आएंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ क्या? ड्यू डेट। इसमें दो टाइप के बिल होते हैं। इन केस ऑफ अ बिल पेएबल आफ्टर क्या होता है? एक डेट, और एक क्या होता है? बिल पेएबल आफ्टर साइट, और एक होता है बिल पेएबल ऑन डिमांड। एक तो बिल आफ्टर डेट हो सकता है, आफ्टर साइट हो सकता है, या ऑन डिमांड। ऑन डिमांड की तो कोई पर्टिकुलर ड्यू डेट होती ही नहीं है, जिस वक्त सामने वाला पैसे मांगेगा उस वक्त उसको क्या देने हैं? पैसे देने। अब चलो देखो, टेन्योर ऑफ अ बिल अगर दिया है मंथ में, किसमें दिया है? मंथ में। बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, तो इसमें है डेट ऑफ अ बिल डेटेड 12th जून 2019, और बिल कैसा है? आफ्टर डेट। तो इसकी जो टिक टिक घड़ी है ये कहां से चालू हो जाएगी? 12th ऑफ जून से। इज पेएबल 2 month आफ्टर डेट, कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल। अब कब बिल हुआ है? 12th ऑफ जून को। कितने महीने के बाद का ड्यू डेट है? 2। तो 12 जून के बाद एक महीना कब पूरा होता है? 12 जुलाई को। 2 महीने कब पूरे होते हैं? 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त हो गई उसकी कौन सी ड्यू डेट बेटा? नॉमिनल ड्यू डेट। पर क्या 12 अगस्त को पैसे देना बंधनकारक है क्या? नहीं। इसमें कितने दिन ऐड करने के? 3 दिन। मतलब 13 अगस्त को नहीं दिए तो भी चलता, 14 अगस्त को नहीं दिए तो भी चलता। तो बिल का पैसा देना पड़ेगा कब? 15 अगस्त को। बट ट्विस्ट है कहानी में, 15 अगस्त क्या है? नेशनल हॉलीडे। तो ड्यू डेट क्या बनेगी? 14th ऑफ अगस्त। एक दिन पहले ही देना है, क्योंकि पहले ही पता होता है कि 15 अगस्त को क्या आने वाला है? हॉलीडे आने वाला है। अगर पहले ही पता है तो एक दिन पहले ही काम कर लेने का, पर अगर इमरजेंसी लॉकडाउन आ गया तो फिर अगले दिन दिया तो चलेगा। तो क्या लिखा है देखो, that is 15 August 2019. Since 15 August is a public holiday on account of Independence Day, bill will fall due for payment on कौन सा अगस्त? 14th of August. तो इसको आप मार्क करोगे होमवर्क, ये भी घर पे लिखोगे विथ क्वेश्चन एंड विथ आंसर। हाँ, आपने इतना बड़ा टेबल नहीं बनाया तो चलेगा। आपने इतना बड़ा टेबल नहीं बनाया, उसके जगह 12 जून, फिर 12 जुलाई, फिर 12 अगस्त, प्लस 13 अगस्त, प्लस 14 अगस्त, और बाद में कौन सा आएगा? 15 अगस्त, और नीचे ये क्या आएगा? कमेंट आएगा। आगे बढ़ते। टेन्योर ऑफ अ बिल गिवन इन डेज। अब टेन्योर कैसा दिया गया है बेटा? डेज में। अ बिल डेटेड 14 दिसंबर इज पेएबल आफ्टर कितना डेज? 90 डेज। और ये बिल कौन से टाइप का है? आफ्टर डेट की आफ्टर साइट? आफ्टर डेट। मतलब जिस दिन ड्रॉवर ने ड्रॉ किया, जिस दिन ड्रॉवर ने ड्रॉ किया उस दिन से इसका ड्यू डेट का पीरियड गिनना चालू कर देने का, ना कि उस दिन से जिस दिन से एक्सेप्ट करने वाले ने या ड्रॉई ने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है या साइन किया। कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ अ बिल। अब यहां दिन दिन गिनने। अब दिसंबर में कितने डेज होते हैं? 31। 31 में से 14 गए, कितने बचे? 17 बचे। तो दिसंबर के कितने दिन गिनने के अपन ने? 17 प्लस जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। तो जनवरी के कितने दिन गिनेंगे? 31। अब अपने को 90 दिन गिनना है। कितने दिन गिनना है? 90 प्लस फेब्रुआरी कौन से महीने का आएगा? कौन से साल का आएगा? ये 2019 है। 2020 क्या लीप ईयर है क्या? हाँ, क्योंकि 4 से उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो फिर फेब्रुआरी में कितने दिन आएंगे यहाँ पे? 29।
क्या हो गए क्या 90? 29 और 31 कितने होते हैं? 60। 60 और 70, 77। 77 और 3 कितने? 80। 80 और 10 कितने होते हैं? 90। तो कुल मिला के 13 डेज आएंगे कौन से? मार्च के। तो इसकी जो नॉमिनल ड्यू डेट है वो बन गई कितनी? 13 डेज। तो 17 दिन दिसंबर के, 31 दिन जनवरी के, 29 डेज फेब्रुआरी के और 13 डेज किसके? मार्च के। अब 13 मार्च को देना है क्या पैसा लीगली? नहीं, इसमें एक दिन ऐड करेंगे 14 मार्च, एक दिन ऐड करेंगे 15 मार्च और एक दिन ऐड करेंगे 16 मार्च और 16 मार्च बनेगी इसकी क्या? लीगल ड्यू डेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बराबर है। तो ये क्वेश्चन लिखना है और इसका क्या लिखना है? खुद ही घर पे आंसर लिख। समझ में आ रहा है सबके? चलो आगे बढ़ते हैं। इन केस बिल इज पेएबल आफ्टर क्या? साइट। क्या लिखा है देखो, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट इज सेम आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट बिल। द ओनली डिफरेंस इज दैट द टर्म बिल इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ क्या? एक्सेप्टेंस। साइट मतलब नजर में आना। वो बिल एक्सेप्ट करने वाले के साइट में या नजर में या निदर्शनास ज्या दिवशी येईल तिथून पुढे त्याचे काय मोजायचे? दिवस मोजायचे. एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग इन केस ऑफ अ बिल पेएबल आफ्टर साइट. तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है. ए बिल डेटेड 27 दिसंबर 19 इज पेएबल 2 मंथ आफ्टर साइट. बहुत ही की वर्ड है ये. पेएबल कब है? आफ्टर साइट. इट वॉज एक्सेप्टेड कब किया गया था? 31 दिसंबर को. कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ अ बिल. अब मंथ ऑन मंथ ही कैलकुलेशन करना है. दिसंबर के बाद अगला महीना कब खत्म होगा? 31 ऑफ जनवरी को. कितना महीना खत्म हुआ? एक. उसके बाद दूसरा महीना 2020 के फरवरी को खत्म होगा. तो 2020 की फरवरी कब आती है? 29 फरवरी. तो ये 2 महीने यहां खत्म हो गए. महीना मतलब महीना. जब दिन में कैलकुलेशन दिए है तो कैलकुलेशन डे वाइज करने का, और मंथ में अगर टेन्यूअर या पीरियड या टर्म दी गई है तो कैलकुलेशन मंथ वाइज करने का. तो 31 मार्च को अगर एक्सेप्ट किया गया है बिल को, कब एक्सेप्ट किया गया है? 31 मार्च को. तो उसका जो नॉमिनल ड्यू डेट है ये 2 महीने बाद 29 ऑफ फरवरी को बनता है. पर क्या पैसा 29 फरवरी को देना चाहिए क्या? नहीं. इसमें कितने दिन ग्रेस के मिलेंगे? 3. तो इसमें एक दिन ऐड होगा 1 मार्च, दूसरा दिन ऐड होगा 2 मार्च और तीसरा दिन ऐड होगा 3 मार्च. तो पेमेंट कब करना है? 3 ऑफ मार्च 2020 को. ये दिख रहा है आपको? बोल बेटा. डेज ऑफ ग्रेस ऑन डिमांड में अलाउ नहीं होता. कहां पे लिखा है? 260. The date on which bill fall due if the due date fall on a public holiday. However, if the days of grace, 3 extra days lower term of the draw in the make of agreement become the term of bill. However, the days of grace not allowed on bill payable on demand. नहीं, इतना ही चाहिए. काट डालो ये. बिल पेएबल एट साइट में भी डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं? अलाउड. अच्छा ठीक है, मैंने भी ये बोला था कि उसमें पहले ही एक्सेप्ट करने को 2-3 दिन क्या किए हैं? ले लिए. अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इस कहानी में. अभी का मत काटो, उसको रहने दो, इसको रहने दो, फिलहाल रहने दो. फिलहाल तो अपन क्या मानेंगे कि एट साइट बिल में भी डेज ऑफ ग्रेस क्या करने हैं? ऐड करने हैं. क्योंकि टेक्स्ट में कुछ, टेक्स्ट बुक में कुछ और लिखा है और क्वेश्चन उनका ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है उनके आंसर के साथ. अब बिल के केस में एक और टर्म होती है जो है होल्डर. जो क्या है बेटा? होल्डर. एनी पर्सन हु इज इन अ पोजेशन ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब बनता है? जब ड्रॉ करने वाला ड्रॉ करता है उस दिन, या एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्ट करता है उस दिन? एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्ट करता है उस दिन. वो ड्राफ्ट क्या बन जाता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. उससे पहले वो क्या रहता है? ड्राफ्ट. अब एक है डेटर, एक है क्रेडिटर. बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया किसने? क्रेडिटर ने. हाँ कि ना? एक्सेप्ट किया किसने? डेटर ने. एक्सेप्ट करके वापस किसको भेज दिया? क्रेडिटर को. अब क्रेडिटर चाहे तो उसको ए को दे सकता है, क्रेडिटर चाहे तो उसको बी को दे सकता है, क्रेडिटर चाहे तो उसे बैंक को
दे सकता है। ए चाहे तो एक्स को दे सकता है, एक्स चाहे तो वाई को दे सकता है, वाई चाहे तो उसकी बैंक को दे सकता है, बी चाहे तो उसकी बैंक को दे सकता है, और एक बैंक चाहे तो दूसरी बैंक को दे सकता है, जब तक कि उसका ड्यू डेट आ जाता नहीं है। ये निगोशिएबल है, ट्रांसफरेबल है, फ्रॉम वन हैंड टू अदर हैंड ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसमें ड्रॉवर तो एक ही रहेगा, ड्रॉवी भी एक ही रहेगा, पर इसका होल्डर कोई भी हो सकता है, और अदर वर्ड इसका पेई भी कोई भी हो सकता है। तो हु इज द होल्डर? Any person who is in a possession of bills of exchange and entitled in his own right to receive the amount thereon is known as क्या? होल्डर। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके ताबे में ये कागज है, ये स्टैम्प पेपर है, जिसका नाम क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और वो एंटाइटल्ड है, मतलब उसको अधिकार है। उसको क्या है? अधिकार है। किस चीज का अधिकार है? टू रिसीव द अमाउंट देयर ऑन, उस पे पैसे लेने का उसको क्या है? अधिकार है। वो व्यक्ति उस बिल का क्या कहलाएगा? होल्डर कहलाएगा। एक होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, होल्डर बार बार बदल सकते, होल्डर बार बार बदल सकते। फिर वो होल्डर जिसके हाथ में बिल है उसकी लीगल ड्यू डेट पे, जिसके हाथ में बिल है उसकी लीगल ड्यू डेट पे, वो होल्डर ऑटोमेटिकली कौन कहलाएगा? पेई कहलाएगा। बन ही जाएगा ना। तो ये जो होल्डर है, ये बिल इतने हाथ से घूमते रहा, इनको बोला जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या बोला जाता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये नीचे की लाइन में लिखा हुआ है। अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन हु ऑब्टेन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अरे भाई, कोई किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर कर रहा है, मैंने एक वर्ड भी बताया था, अपना बिल ऑफ एक्सचेंज, अपना बिल रिसीवेबल किसी और को ट्रांसफर करना, इसको क्या वर्ड यूज किया जाता है? क्या वर्ड यूज किया जाता है? एंडोर्समेंट। तो कोई भी होल्डर इन ड्यू कोर्स इस कैन बी अ पर्सन हु ऑब्टेन्स द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फॉर अ वैलिड वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन गुड फेथ एंड बिफोर क्या? मैच्योरिटी, उसकी ड्यू डेट आने से पहले, मैच्योरिटी आने से पहले। जो भी व्यक्ति इस ड्यू डेट, इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हासिल करता है, ऑब्टेन करता है, अपने पास रखता है, वो व्यक्ति थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, क्या कहलाता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब 3 महीने का बिल है, 3 महीने में तो ये कितने लोगों के हाथ में जा सकता है, इसकी कोई सीमित मर्यादा नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आते हैं टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। किस पे आते हैं? टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कितने प्रकार के बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं, इस पे भी आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला है ट्रेड बिल। क्या होता है ट्रेड बिल? A bill of exchange which is drawn by a creditor, which is drawn by a creditor on his debtor। यही तो अपना नॉर्मल अभी तक फंडा पड़े अपन ने, कि क्रेडिटर ड्रॉ करता है, किस पे ड्रॉ करता है? उसके डेटर पे, विथ अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज नोन एज अ ट्रेड बिल। इट इज अ बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर अ जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन। ये बिल कैसे ड्रॉ किया जाता है? एक जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन में, मतलब सच में क्रेडिटर ने माल बेचा है, डेटर ने माल खरीदा है, और मैंने वर्ड यूज किया सच में, मतलब जेन्युइन है ट्रांजैक्शन। फिर आप बोलोगे सर फालतू फालतू में भी निकाला जा सकता है क्या? मतलब किसी ने माल बेचा नहीं, किसी ने माल खरीदा नहीं, तो क्या एक व्यक्ति दूसरे पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है, जुगाड़ करने के लिए। कैसा? इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बताऊंगा। दूसरा होता है, यही आ गया अभी, क्या? अकोमोडेशन बिल। अब मुझे बताइए, अकोमोडेशन शब्द का मतलब आप क्या समझते हो? कभी वर्ड सुना है अकोमोडेशन? कहां पढ़ा है? हॉस्टल में रहने गए तो अपन वहां पे पूछते हैं कि मैं यहां अकोमोडेशन है क्या? लॉज में रहने गए तो हम पूछते हैं अकोमोडेशन के लिए वैकेंसी है क्या? कोई व्यक्ति, अपन एक सीट पे 3 लोग बैठे हुए हैं, अपने को भी बैठा है उस बस में, तो हम बोलते हैं सर प्लीज मुझे अकोमोडेट कर सकते हो क्या? मतलब मुझे एडजस्ट कर सकते हो क्या? मेरे लिए जुगाड़ कर सकते हो क्या? मेरी कुछ जगह बनती है क्या? ऐसे शब्दों के लिए वर्ड का यूज होता है क्या? अकोमोडेशन। आम भाषा। फिर अकोमोडेशन बिल का मतलब क्या है, तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं।
सुनो मेरी बात। आप एक व्यक्ति हो, मेरे दोस्त हो, मेरे मित्र हो। आपके बैंक ने आपको सुविधा दी है कि आप बिल ड्रॉ भी कर सकते हो और बिल एक्सेप्ट भी कर सकते हो। आपके बैंक ने आपको सुविधा दी है, आप चाहो तो बिल को ड्रॉ भी कर सकते हो, मतलब वो आपके लिए बिल रिसीवेबल भी बन सकता है। आप चाहो तो किसी के ड्रॉ किए हुए बिल को एक्सेप्ट भी कर सकते हो, मतलब वो आपके लिए बिल पेएबल भी बन सकता है। मुझे भी मेरी बैंक ने सुविधा दी है कि मैं अगर चाहूं तो बिल ड्रॉ भी कर सकता हूं, जो मेरे लिए बिल रिसीवेबल बनेगा। मैं चाहूं तो किसी बिल को एक्सेप्ट भी कर सकता हूं, जो मेरे लिए बिल क्या बनेगा, पेएबल बनेगा। ये दोनों के पास सुविधा है। अब दिक्कत ऐसी थी कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 1 लाख रुपए की। मैंने आपसे बोला कि भाई अनिकेत, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, प्लीज मुझे अभी के 1 लाख रुपए उधार दे सकता है क्या? मतलब जेन्युइनली अगर आप मुझे उधार देते हो तो मैं आपको क्या पे करूंगा? इंटरेस्ट पे करूंगा। मुझे जरूरत है। तो 1 लाख की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या तुम मुझे अकोमोडेट कर सकते हो क्या? क्या मेरे लिए कोई एडजस्टमेंट कर सकते हो क्या? पैसा है तो दे दे भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर तेरे पास पैसा है तो मुझे कितना दे दे अभी का? 1 लाख। 3 महीने बाद वापस करता हूं। ये मेरा क्लियर आपको बोलना है। तो अनिकेत मुझे बोलता है, सर आई वुड लाइक टू हेल्प यू, पर अभी मेरी पोजीशन भी नहीं है कि मैं आपको 1 लाख रुपया दे पाऊं। पर एक रास्ता है सर, एक रास्ता है सर। आप एक काम कीजिए सर, मुझ पे एक बिल ड्रॉ कीजिए ऐसे ही 1 लाख रुपए का। अनिकेत मुझे क्या बोल रहा है, सर आप मुझ पे क्या ड्रॉ कीजिए? बिल। मैं उस बिल को क्या कर दूंगा सर? साइन करके एक्सेप्ट कर दूंगा। फिर मेरे लिए वो बन जाएगा बिल रिसीव पेएबल, और सर आपके लिए बन जाएगा वो बिल रिसीवेबल। कोई जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं है। मैंने कोई माल बेचा नहीं, किसको? अनिकेत को। ना अनिकेत ने कोई माल खरीदा है मुझसे, फिर भी मैं उस पर ऐसे ही बेवजह बिल क्या कर रहा हूं? ड्रॉ कर रहा हूं। अब मैंने बिल ड्रॉ किया, अनिकेत ने बिल एक्सेप्ट किया, मेरे लिए बिल रिसीवेबल बन गया, अनिकेत के लिए बिल पेएबल बन गया। अब उस बिल रिसीवेबल का मैं अचार डालूं। मैं वो बिल रिसीवेबल लेके मेरे बैंक के पास जाऊंगा। किसके पास जाऊंगा? बैंक के पास। बैंक को बोलूंगा कि देखो सर, अनिकेत ने मुझे वादा किया है कि आज से 3 महीने बाद वो मुझे कितने रुपए देगा? 1 लाख रुपए देगा। तो क्या आप उसके बदले में मुझे आज कुछ पैसे दे सकते हो क्या? तो बैंक ने बोला हमारा काम ही है आपको 90 रुपए देना और आपसे 100 रुपए लेना। यही तो करते हैं हम, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? तो मैंने मेरे हाथ में जो बिल रिसीवेबल है 1 लाख रुपए का, वो किसे दे दिया? बैंक को। अब मान के चलो बैंक 1 लाख रुपए पे 1 महीने का 1,000 रुपया लेती है। 1 लाख रुपए पे 1 महीने का कितना ब्याज लेती है? 1,000। तो 3 लाख, तो 1,000 रुपये मेरा बैंक काटेगा और मेरे हाथ में कितने रुपए दे देगा? 99,000। तो मैंने बिल अपना डिस्काउंट करा लिया। क्या करा लिया मैंने? मेरे बिल का डिस्काउंट। तो मेरी तो जरूरत जो थी पैसों की, वो पूरी हो गई कि नहीं हुई? हो गई। अनिकेत के मदद से ही हुई कि नहीं हुई? उसने जिम्मेदारी ली अपने पे। कितने रुपए का बिल एक्सेप्ट किया मेरा? 1 लाख का। अब मैं 3 महीने सुकून से रह सकता हूं। 3 महीने बाद क्या होगा बताइए? ड्यू डेट आएगा उसका। 3 महीने 3 दिन के बाद मेरी बैंक, जिसके हाथ में वो बिल है, किसका दरवाजा खटखटाएगा? अनिकेत का। क्या बोलेगा अनिकेत को मेरा बैंक? अनिकेत, 1 लाख रुपया देने का आपने वचन दिया है, वो भी स्टैम्प पेपर पे। हमें कितना पैसा दीजिए? 1 लाख रुपया दीजिए। तो क्या अनिकेत अपनी जेब से देगा क्या? नहीं। किससे मांगेगा? मुझसे ही मांगेगा। और मैंने वैसे भी बोला था कि मुझे आज अगर 99,000 मिल जाते तो 3 महीने बाद मैं आपको कितना रुपया दे दूंगा? 1 लाख दे दूंगा। तो मैं बैंक के थ्रू बोलो या कैश के थ्रू बोलो, किसको 1 लाख रुपया दूंगा? अनिकेत को। अनिकेत किसको दे देगा? अनिकेत का क्या नुकसान हुआ इसमें? कुछ भी नहीं। अनिकेत को ब्याज देना पड़ा? नहीं। हाँ, मेरे हाथ में 3 महीने पहले कितने पैसे आए थे? 99,000। 3 महीने बाद मैं अनिकेत को कितना दे रहा हूं? 1 लाख। मैंने भुगतान किया इंटरेस्ट का या डिस्काउंट का कितने रुपए का?
1000 था, क्योंकि पैसा भी किसने इस्तेमाल किया? मैंने। तो क्या अनिकेत मेरे लिए जुगाड़ या अकोमोडेशन कर सकता है क्या? तो क्या ऐसे मैं भी अनिकेत के लिए कर सकता हूं क्या? अब बैंक ये थोड़ी देखने आता है, बैंक ये थोड़ी देखने आता है कि कौन सा माल बेचा, क्या बेचा, कब बेचा। बैंक तो बस ये देखेगा कि एक जन ने वादा किया है स्टैम्प पेपर पे लिख के कि मैं क्या करूंगा, 1 लाख का पेमेंट। तो बैंक के लिए वो दस्तावेज इनफ है। अब इसमें और भी एक टाइप हो सकता है। अब अनिकेत भी अड़चन में है, मैं भी अड़चन में। अनिकेत और मैं एक दिन कॉफी पीने गए, चाय पीने गए, प्रेमाचा चाह। वहां प्रेम भरी बातें कर रहे हैं हम दोनों। तो अनिकेत ने मुझे बोला कि यार बड़ी तकलीफ है मार्केट में, पैसा ही नहीं आ रहा है। मैं बोला यार मेरी भी हालत खराब है, क्या करें? बोले यार कुछ जुगाड़ करते हैं चल ना बैंक से कुछ पैसे उठाते हैं। तो हम बैंक के पास गए ये पूछने कि साहब लोन देते क्या? बैंक बोले यार अभी लोन वोन मत मांगो, हमारी भी हालत खराब है। तो हम दोनों बैठे विचार करते अब क्या करें। तो मैंने अनिकेत को बोला जुगाड़ करते हैं, तू मुझे अकोमोडेट कर, मैं तुझे अकोमोडेट करता हूं। बोले कैसे? तो मैंने बोला एक काम कर अनिकेत, तू मेरे पे एक बिल ड्रॉ कर, ऐसे ही मैं उस बिल को क्या करता, एक्सेप्ट करता, और तुझे वो बिल एक्सेप्ट करके वापस दे दूंगा। तो अनिकेत के लिए वो बन जाएगा बिल रिसीवेबल और मेरे लिए बन जाएगा बिल पेएबल। उस 1 लाख के बिल को लेके बैंक में जा उस 1 लाख के बिल को लेके कहां जा? बैंक में। तो बैंक 1 लाख के बदले कितना देगा तेरे हाथ में? 99,000। 1,000 रुपए लेता है बैंक, एक महीने का 1,000, तो 3 महीने का कितना? 3,000। तो अपन सिंप्लिसिटी के लिए मानते हैं कि बैंक ने कितने दे दिए? 97,000 अनिकेत को दे दिए। पैसा तो आ गया। अड़चन किस चीज की थी अनिकेत को और मुझे दोनों को? हाथ में क्या नहीं था? पैसा। हाँ, अब बैंक को 97 के बदले 1 लाख रुपया वापस करना है, कितने महीने बाद? 3। पर 3 महीने के लिए तो व्यवस्था हो गई पैसों की। अब पैसा किसके हाथ में है? जरूरत कितनों को है? तो मैंने बोला अनिकेत आधा आधा बांट लेते, आधा आधा बांट लेते। तेरे हाथ में कितने पैसे आए? 97,000 का आधा कितना होता है? 48,500। तो एक काम कर अनिकेत, 97,000 में के 48,500 तू रख, 48,500 मुझे। आधे आधे पैसे आ गए। मैंने मेरा काम किया, अनिकेत ने अनिकेत का। बिल किसने ड्रॉ किया था? अनिकेत। किसने एक्सेप्ट किया था? मैंने। अब 3 महीने खत्म हो जाएंगे। 3 महीने बाद बैंक किसका दरवाजा खटखटाएगी? मेरा। हेलो मिस्टर दिनेश, गुड मॉर्निंग। बोला हाँ बोलो क्या काम था? बोले आ गया वो दिन जब आपको हमारे कितने वापस करने हैं? 1 लाख। तो चलो 1 लाख बैंक को देना है क्या मैं पूरा पैसा मेरे जेब से दे दूं? नहीं, क्योंकि पूरा पैसा मेरे हाथ में आया भी नहीं था। मेरे हाथ में तो 48,500 आया था, जिसमें 3,000 का अगर इंटरेस्ट लगा था तो उसमें का आधा आधा पैसा दोनों ने इस्तेमाल किया, तो 1,500 का इंटरेस्ट किसका? अनिकेत की जिम्मेदारी बनती है। और 1,500 का 1,500 का इंटरेस्ट भरने की मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं अनिकेत को क्या बोलूंगा? अनिकेत दिन आ गया भाई, जो जुगाड़ करना था, जो अकोमोडेशन करना था वो हो गया। अब वो इंतकाम की घड़ी आई है जब हमें बैंक को क्या वापस करना चाहिए? पैसा। तो भाई अनिकेत तू मुझे कितने दे? 50,000। मैं मेरे जेब से कितने डालूंगा? 50,000। तो अनिकेत को 48,500 मिले थे, उसके बदले में 3 महीने बाद अनिकेत कितना दे रहा है? 50,000। मेरे को भी 48,500 मिले थे, उसके बदले में मैं भी कितना दे रहा हूं? 50,000। अब 50 मेरे, 50 अनिकेत के। मैं अनिकेत मुझे ट्रांसफर करेगा, मैं खुद के 50 डालूंगा और 1 लाख रुपया किसको दे दूंगा? बैंक को। अब इंटरेस्ट दोनों ने आधा आधा क्यों बांटा? क्योंकि पैसे आधे आधे के थे। अगर मैं पैसे 75% रखता और अनिकेत 25% रखता तो इंटरेस्ट अनिकेत कितना बेयर करता? 25%। और मैं कितना बेयर करता? 75%। तो क्या ये किया जा सकता है क्या? अगर ये सब किया जा सकता है तो क्या इन सब के लिए सही तरीके से जर्नल एंट्री पास की जा सकती है क्या? अगर ट्रांजैक्शन है तो वहां क्या आनी चाहिए? जर्नल एंट्री भी आनी चाहिए। तो इस चैप्टर में हमें पास क्या करनी है? जर्नल एंट्रियां ही पास करनी है या लेजर बनाने पर उसके लिए पूरा मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। जब तक आप क्या नहीं समझते इसका,
मैकेनिज्म, तब तक तो सवाल ही नहीं आता कि आप क्या पास कर पाओ, किसी प्रकार की जर्नल एंट्री। तो आइए पढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी चीज जिसका नाम क्या है, अकोमोडेशन बिल। क्या लिखा है देखो, ए बिल ऑफ एक्सचेंज विच हैज बीन ड्रॉन फॉर म्यूचुअल फाइनेंशियल अकोमोडेशन। म्यूचुअल मतलब आपस में, फाइनेंशियल अकोमोडेशन मतलब आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपस में एक दूसरे की आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए। A bill of exchange which has been drawn for mutual financial accommodation of parties involved is known as the accommodation bill. Such bills are drawn and accepted without any valuable consideration. ये बिल ड्रॉ भी किया जाता है और एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, पर इसके लिए कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन नहीं होता है, कुछ लेना देना नहीं है, बस जुगाड़, बैंक से पैसे निकालने थे, यूज करना था उन पैसों को, और अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद बैंक को पैसा मुझे क्या करना था, वापिस करना था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ट्रस्ट, दोस्त है मैं और अनिकेत, क्या है, दोस्त। वो दे ही नहीं रहा, तो जिसके लिए बिल पेएबल है उसको तो ऐसी तैसी करा के बैंक को क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। हाँ लीगल है, लीगल है, क्योंकि मैं बिल ड्रॉ कर सकता हूं और एक्सेप्ट कर सकता हूं। ऐसा अगर परमिशन मुझे मेरी बैंक देती है तो मेरा घर, जायदाद, जमीन, प्रॉपर्टी के स्टैम्प पेपर और कागजात किसके पास जमा है, फोकट में। आप जाओ ना, आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है, क्या बैंक आपको ये सुविधा देगा? क्या देगा ही नहीं। पहले बोलेगा आपका 1 करोड़ का घर हमारे नाम पे करो, तो हम आपको सुविधा देते हैं कि आप 80 लाख रुपए तक का बिल एक्सेप्ट कर सकते हो और ड्रॉ कर सकते हो। फोकट में कुछ नहीं मिलता, कुछ ना कुछ बैंक को आपकी हैसियत के बारे में गारंटी होनी चाहिए, और आपका नाम कितना बड़ा है या इंस्टाग्राम पे आपके कितने फॉलोअर है, ये आपकी एसेट नहीं, उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ही मायने रखती। मैं, मेरे टिकटॉक पे 68,000 फॉलोअर्स है, इट इज नॉट इनफ फॉर द बैंक टू ग्रांट यू द लोन। सेलिब्रिटी लोन नाम की कोई अभी फैसिलिटी अपने बैंक में आई नहीं है। हाँ, तो बैंक ये बोल सकता है कि ठीक है, मैं मेरे कर्मचारियों को बोल के आपके 75 फॉलोअर करवा देता हूं। अगर यही आपका धन है तो आपके धन में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। खैर, तो चलेगा। Without any, the main objective of such bill is to oblige friend, मित्रों की मदद करना। मित्रों, इस देश के विकास के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्या एक दूसरे पे बिना वजह बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्या बैंक से पैसा उसके बदले में उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? उठाना चाहिए। आपस में बांटकर दोनों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। समय आने पे जिसने भी बिल को एक्सेप्ट किया है, दूसरे दोस्त ने उसको समय पे पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। जिसके लिए बिल पेएबल है, ईमानदारी से उसने बैंक को पैसे वापस देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? पर अगर एक मित्र फितूर हो जाता है, जो समय पे अपने दूसरे मित्र को क्या नहीं देता, पैसा, तो उस दूसरे मित्र को फिर भी बैंक को अपने जेब से पूरा पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। और अपने मित्र के अकाउंट को, उसके पैसे जो लेने हैं उसको बैड डेट ट्रीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना भाई। अनिकेत ने समय पे मुझे क्या नहीं दिए, पैसे ही नहीं दिए, मुझे तो बैंक को देने पड़ेंगे। इससे रिसीवेबल थे जो बैलेंस शीट में एज असेट दिख रहा था, नहीं दिया तो वो मेरे लिए क्या हो गया, बैड डेट। बैड डेट को डेबिट करेगा, अनिकेत को क्रेडिट करेगा, और बैड डेट में जितना भी डेबिट है वो मानुस के खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। मानुस की खाता मालूम है आपको? अपने व्यवहार में आम दुकानदार बैड डेट को कौन से अकाउंट के नाम से पुकारते? वो बैड डेट अकाउंट नहीं बोलते, वो उसको बोलते मानुस की खाता। क्या बोलते हैं? इंसानियत खाता। क्यों किसी को उधार दिया था मैंने? इंसानियत के नाते। उसने पैसा वापस किया क्या? नहीं। तो आपकी इंसानियत की कीमत है ये, क्या? बैड डेट। तो डाल दो इंसानियत खाते में, डेबिट डाल दो। तो अपने यहां पे बैड डेट वर्ड यूज ही नहीं करते। ऐसे व्यापारी एक दूसरे से बात करते हैं ना,
दे डोंट डिस्कस बैड डेट अकाउंट। वो बोलते यार इस साल तो इंसानियत खाते में 3 लाख रुपए चले गए। इसका मतलब मैंने लोगों को उधार दिया और लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया। तो बैड डेट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज द मानुस की खाते। हमें भी डालना पड़ता है एज अ टीचर। साल का बहुत सारा पैसा कौन से खाते में? मानुस की खाते में। स्टूडेंट्स पहले पहले बहुत प्यार दिखाते, फिर मानुस की दिखाते, फिर पैसे नहीं आते। चलो, तो ये दो बिल होते हैं। एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन में जो किया जाता है वो है कौन सा बिल? ट्रेड बिल। और एक ऑब्लाइक करने के लिए, दोस्तों की मदद करने के लिए, एक दूसरों की मदद करने के लिए विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसीडरेशन जो बिल एक दूसरे पे ड्रॉ किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है उसको बोला जाता है कौन सा बिल? अकोमोडेशन बिल। हमारे सिलेबस में दोनों ही बिल है। इनलैंड बिल क्या होता है? इनलैंड, दिस लैंड टू दैट लैंड और दिस लैंड टू दिस लैंड। क्या लिखा है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन बिटवीन टू पार्टीज दैट आर लोकेटेड एंड रिसाइड इन द सेम कंट्री। बिल ड्रॉ करने वाला भी उसी देश का, बिल को एक्सेप्ट करने वाला भी उसी देश का। तो ये बिल कौन सा बिल हो गया? इनलैंड बिल। And thus are made payable in the same country is known as the inland bill of exchange। तो फिर फॉरेन बिल क्या होगा रे? जिसमें एक पार्टी इंडिया की है और एक पार्टी दूसरे देश की। अब मुझे बताओ, आप अगर चाइना से एक 5 CR रुपए की मशीन खरीदना चाहते हो तो क्या आपके जेब में 5 करोड़ नकदी है क्या? नहीं। क्या चाइना वाला आपका मौसा बैठा है क्या वहां पे, जो आप फोन करोगे, ईमेल करोगे और आपको 5 करोड़ की मशीन उधारी पे भेज देगा? बिल्कुल नहीं। चाइना वाला किसको जानता है? चाइना वाले की अपनी बैंक को। आप इंडिया में बैठे हो, आप किसको जानते हो? इंडिया की अपनी बैंक को। तो भाई आप अगर चाइना से क्या खरीदना चाहते हो? एक 5 करोड़ की मशीन। आप चाइना वाले को नहीं जानते, चाइना वाला आपको नहीं जानता। आप जानते हो आपकी बैंक को, चाइना वाला जानता है चाइना की बैंक को। इसका मतलब क्या है? आप उधारी में चाइना से खरीद ही नहीं सकते क्या? खरीद सकते हो। इसमें आपकी सहायता करेगी आपकी बैंक, क्योंकि आपकी बैंक किसको जानती है? चाइना की बैंक। आपकी बैंक बोलती है ये हमारा पार्टी जो है बहुत अच्छा इंसान है, ये अगर बिल एक्सेप्ट करेगा तो समय पे पैसा देगा, और वो नहीं देगा तो हम देंगे। तो चाइना की बैंक चाइना के अपने कस्टमर को बोलती है आप बिल ड्रॉ करो, इंडिया की पार्टी बिल एक्सेप्ट करेगी और समय पे उनका पैसा आ जाएगा। अगर इंडिया की पार्टी ने नहीं दिया तो इंडिया की क्या देगी? बैंक, क्योंकि हम उनको जानते हैं, उनके व्यवहार बहुत अच्छे हैं। और आपका बैंक आपकी गारंटी क्यों ले रहा है कि आप 5 करोड़ दे सकते हो? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी किसके पास मॉर्गेज है? बैंक के पास। बैंक बैंक तो आपस में एक दूसरे पे विश्वास करती है, क्योंकि बैंकों का एक दूसरे के साथ लेना देना रहता होगा कि आप हमें मदद करना, हम आपको मदद करेंगे। ऐसे बिल को कौन सा बिल बोला जाता है? हाँ, लेटर ऑफ क्रेडिट भी एक टाइप है उसका। ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए क्या एक टाइप है? लेटर ऑफ क्रेडिट। उसके बारे में आपके सिलेबस में अभी कुछ नहीं दिया गया, पर मैंने कभी बताया था कि आपको लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में बताया था। लेटर ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट, काइंड ऑफ एक बड़े अमाउंट का बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है। बराबर है? A bill which is drawn in one country and made payable in another country is known as कौन सा बिल? फॉरेन बिल। फॉर एग्जाम्पल बिल ड्रॉ किया इंडिया में एंड मेड पेएबल इन ऑस्ट्रेलिया या वाइस वर्सा। ड्रॉ किया ऑस्ट्रेलिया में और पेएबल है कहां पे? इंडिया में। तो ऐसे बिल को कौन सा बिल बोला जाएगा? फॉरेन। नॉर्मल प्रैक्टिस में कौन सा बिल यूज होता है? ट्रेड बिल। जुगाड़ की प्रैक्टिस में अकोमोडेशन। आमतौर पे हर ट्रेड बिल अगर इंडिया का इंडिया में है तो इनलैंड बिल, और इंडिया से फॉरेन में है तो फॉरेन बिल। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एज फॉलो। बिल और दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइड बिल और बिल पेएबल ऑन डिमांड और एट साइट। आफ्टर डेट बिल is payable at a fixed period. The due date of this bill is calculated from the date of drawing. Grace period 3 days are allowed on this bill. After side bill, the due date of this bill calculated from the date of acceptance. Grace period of 3 days are allowed in this bill. Allow ही होता है, इसमें अलाउ होता है, तो ऊपर लिखा हुआ गलत है क्योंकि क्वेश्चन में भी अलाउ किया इन्होंने। अब अपन क्या करेंगे,
अब ये ट्विस्ट है, बोर्ड को चाहिए कि इसमें सर्टेनिटी लाए, बोर्ड को चाहिए कि इसमें सर्टेनिटी लाए और इसका क्या दे, क्लैरिफिकेशन। पर मैं आपको बताता हूं, सदियों से ये परंपरा चली जा रही है कि 3 दिन का ग्रेस पीरियड बिल एट साइट में ऐड करना है अगर क्वेश्चन आता है न्यूमेरिक क्वेश्चन। क्लियर है, ये पक्का है। थ्योरी में भी लिखने का क्या अलाउड है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली अलाउड कर रहे हैं तो थ्योरी में भी लिखने का क्या अलाउड है, क्योंकि टेक्स्ट बुक ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एक बार बोलता है अलाउड है, एक बार बोलता है अलाउड नहीं है। बिल पेएबल और डिमांड और एट साइट, ये देखो ये आफ्टर साइट है और ये एट साइट है। ऊपर क्या लिखा है नॉट अलाउड में, एट साइट, फर्क है। ये आफ्टर साइट नहीं है, ये क्या है, एट साइट। एट साइट इज अ डिफरेंट थिंग। ऑन डिमांड को ही क्या बोला जाता है, एट साइट। जब आपके सामने आएगा तब क्या कर देने का, पैसा दे देने का, मतलब भी जब मैं डिमांड करूंगा तब पैसा दे देने का। तो इसको कोई गलत नहीं है टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक अपने आप में 100% कैसा है, करेक्ट है। मेरी भी मिस्टेक हो गई आफ्टर साइट और एट साइट पढ़ने में, होता है, हैपेंस, इट्स अ जेन्युइन एरर एनीबडी कुड डू। तो भाई आफ्टर साइट में भी आपको क्या देने हैं, 3 दिन का ग्रेस पीरियड देना है। आफ्टर डेट में भी 3 दिन का ग्रेस पीरियड देना है। एट साइड या ऑन डिमांड में ग्रेस पीरियड होता नहीं। दीज बिल्स आर पेएबल इमीडिएटली ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ टू द ड्रॉवी या एक्सेप्टर। टाइम पीरियड इज नॉट मेंशन ऑन दिस बिल, ऑल्सो ग्रेस पीरियड आर नॉट अलाउड ऑन सच बिल्स। जिस दिन सामने आया उस दिन तुरंत क्या दे देने का, इसका पैसा दे देने। अब होता है हॉनर करना बिल ऑफ एक्सचेंज को। बोलो बिल ऑफ एक्सचेंज एक लायबिलिटी है या नहीं है, किसकी लायबिलिटी है, ड्रॉवर की ड्रॉई की, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में। प्रोमिसरी नोट के केस में किसकी लायबिलिटी है, ड्रॉवी की। अब ड्यू डेट जब आएगा, नॉमिनल नहीं, कौन सा, लीगल ड्यू डेट, उस दिन को जिसके भी पास वो बिल होगा, मतलब जो भी व्यक्ति उसका होल्डर होगा, जो भी व्यक्ति उसका क्या होगा, होल्डर, वो पेई बन जाएगा। और ड्रॉवी को, पेई को क्या देने होंगे, पैसे। इसको बोला जाता है बिल को क्या करना, हॉनर करना। क्या हॉनर करना जरूरी है, हाँ। क्या हॉनर करना जरूरी है, तो क्या बिल डिसऑनर भी हो सकता है, हाँ। अगर नहीं है उस दिन पैसे मेरे पास, मेरे बैंक अकाउंट में भी पैसे नहीं, तो बिल तो क्या होगा, डिसऑनर। तो आइए देखते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन फॉर अ सर्टन पीरियड बिकम ड्यू फॉर पेमेंट ऑन कौन सा डेट, ड्यू डेट आफ्टर द एक्सेप्टर और ड्रॉवी pays the amount of a bill on a due date, it is known as the honoring of a bill. The bill must be presented by the holder to the acceptor for payment on or before क्या, ड्यू डेट। भाई हॉनर करने के लिए जो भी होल्डर है बिल का, उसने वो बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा, किसके पास जाकर, ड्रॉवी के पास या एक्सेप्टर के पास जाकर, ऑन ड्यू डेट और बिफोर ड्यू डेट। बोलना पड़ेगा कि आज इसका क्या है, ड्यू डेट, और कृपया करके इसके क्या दीजिए, पैसे दीजिए। फेलिंग टू डू सो डिस्चार्जेस द एक्सेप्टर्स एंड एवरी एंडोर्सर ऑफ अ बिल्स फ्रॉम द लायबिलिटी टू पे द अमाउंट ऑफ अ बिल। अगर ड्रॉवी ने ये बिल डिस्चार्ज कर दिया, इसको हॉनर कर दिया, तो फिर हर कोई उसमें से मुक्त हो जाता है, अब ये किसी की लायबिलिटी नहीं है। पर क्या हो अगर एक्सेप्टर ने या ड्रॉई ने उस दिन पैसा ही नहीं दिया, उसने बोल दिया, बैंक वालों को भी बोला, जाओ मेरा गोडाउन घर जमीन है ना तुम्हारे पास गिरवी, बेचना है तो बेचो, जो करना है वो कर लो, मेरे पास देने के लिए आज के तारीख में क्या नहीं है, पैसे नहीं। ऐसा एक ही व्यक्ति बोलेगा, कौन, जो आमतौर पे क्या डिक्लेयर हो चुका है, इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट इंसान तो ऐसी बैकी बैकी बातें करता नहीं, ऐसी उल जलूल और उटपटांग बातें जो करना है वो कर लो, कौन करता है, इंसॉल्वेंट। अब जिसकी कुछ पैसा किसी को देने की औकात नहीं रही,
उसकी लायबिलिटीज उसके एसेट से ज्यादा है और उसको अपनी जिंदगी अपने लायबिलिटी से भी प्यारी है, अपने वचन से भी प्यारी है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस कैटेगरी का वो इंसान नहीं है। वचन जाए पर प्राण ना जाए, मुझे को सुसाइड करने का नहीं है, तो मैं कहां जाऊंगा? कोर्ट में। तो बोलूंगा माय लॉर्ड आंगबर हो गई है कृपया करके मुझे क्या डिक्लेयर कर दीजिए? इंसॉल्वेंट, और चैन की सांस लेने दीजिए। If acceptor does not or is not able to pay the amount of bill to the holder of bill is known as क्या? Dishonor of bill. A bill may be dishonor in two ways. Dishonor दो प्रकार से किया जा सकता है। बिल का अपमान दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, दैट इज व्हेन ड्रॉवी डज नॉट एक्सेप्ट द बिल। माल तो खरीद लिया, बेचारे ने माल भेज भी दिया, पीछे पीछे बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी भेजा ड्रॉ करके, मैंने बोला जा साइन ही नहीं कर। तो पहले बार उसका इनिशियली क्या हो चुका है? अपमान हो चुका है। दूसरा है, साइन तो कर दिया पर व्हेन ड्रॉवी मेक्स द डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑन क्या? ड्यू डेट, पर उसका पैसा कब नहीं दिया? ड्यू डेट पे नहीं दिया। ड्रॉवर को नहीं दिया या होल्डर को नहीं दिया या पेई को नहीं दिया, जिसके भी हाथ में बिल है उसको नहीं दिया, तो बिल हो गया क्या बेटा? डिसऑनर। अब देखो, जब एक बिल दूसरे को, दूसरा तीसरे को देता है और वो बिल डिसऑनर होता है, तो वो अपना बैड डेट नहीं बुक करता, वो पहले वाले को बोलता है यार एक कौन से लुच्चे पार्टी का बिल दे दिया यार, ये क्या हो गया? डिसऑनर। तो सामने वाले पार्टी बोलता है माफ करना भाई, मैं तेरे पैसे दे दूंगा। ऐसा ही बोलोगे ना, मैंने आपको बिल एक्सेप्ट करके दे दिया। मान के चलो मैंने गजल को दिया, तो गजल के लिए बिल क्या है? रिसीवेबल। गजल ने, भाई दिनेश सर तो बड़े अच्छे इंसान है, ये सोच के चैताली को दिया। चैताली ने को भी लगा कि चलो भाई गजल तो बिल दे रही है, मतलब सोच समझ के लिया होगा उसने किसी से। चैताली ने खुशी को दिया। अब मैं हूं, मेरे लिए बिल पेएबल है। खुशी आई, वो अब मेरा नाम और पता देख के मेरे दरवाजे पे बोले सर पैसे, मैंने बोला जा नहीं देता। खुशी क्या बोलेगी? ठीक है वो आराम राम। खुशी सबसे पहले किसको फोन करेगी? वो क्या लुच्चे आदमी का बिल थमा दिया, चैताली तू पैसे दे मेरे को, मैं नहीं जानती, यही बोलेगी ना खुशी। चैताली तुम क्या बोलोगी? हाँ भाई गलती हो गई, मेरे को तो किसने दिया था ये बिल? गजल ने। तो तुम तो बोलोगी कि ठीक है तू चिंता मत कर, मैं तेरे को पैसे दे दूंगी। तो खुशी हो गई, बात ठीक है तुम तुम्हारा देखते बैठो वह क्या है। तो चैताली किसको फोन लगाएगी? गजल को। गजल यार क्या करती है यार तू, ये तूने किसका बिल दिया था? मैंने खुशी को दिया था, डिसऑनर हो गया, मेरे को उसको देने, तू मेरे को दे, मेरे को नहीं पता। बाकी दोस्ती अब अपनी, हिसाब पक्का। गजल बोली हाँ ठीक है ना, अब क्या करूं, देना है तो देना है। फिर गजल को पता चला कि ये बिल का टैव टैव फिश हो गया। गजल किसको फोन करेगी? मेरे को। अब मैंने खुशी को अगर बोल दिया जो करना है वो कर ले, तो यही जवाब मैं किसको दूंगा? गजल को। मैं बोला नहीं है। अब वो बैड डेट एक्चुअल में किसका है? गजल, क्योंकि माल मुझे किसने बेचा था? गजल ने। तो सारा का सारा ब्लेम भी किस पे आएगा? तो गजल को, चैताली को देना पड़ेगा, चैताली को खुशी को। तो इसमें नुकसान चैताली का और खुशी का नहीं। तूने क्यों ट्रस्ट किया मेरे पे? क्या सोच के ट्रस्ट किया कि सर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया तो इसका मतलब सर बिल ऑफ एक्सचेंज को हॉनर ही करेंगे क्या? हॉनर का हो गया हॉरर जहां होना चाहिए था हॉनर, वहां हो गया क्या? डिसऑनर। On dishonor of bill, acceptor become liable to pay the amount along with the legal expenses if any incurred by the holder on account of क्या? Dishonor। इसमें और एक कहानी है, सुन। अब तू मेरे पास आई, मैंने बिल का पैसा देने से मना कर दिया। सबसे पहले तू अपने वकील के पास जाएगी, एक नोटिंग करवाएगी। नोटिंग मतलब मेरे को पैसे लेने का अधिकार था, पर दिनेश सर ने मुझे पैसे दिए नहीं। अगर लीगली मैंने स्टैंप पे लिख के देने के बाद भी मना कर दिया, तो तुम्हें भी एक स्टैंप पे लिखवाना पड़ेगा कि मैं पैसे देता नहीं और सॉरी सर ने पैसे देने से क्या कर दिया? मना। तो तेरे को वकील की फीस लगी। अब तू खुद आएगी खुशी मेरे पास, या तो बिल लेकर के सर पैसे दो, नहीं तो तू अपने बैंक को देगी और तेरी बैंक मेरे पास आएगी।
और तेरे को मेहनत नहीं करनी है, काम धंधे दुकान पानी छोड़ के अपना मेरे पास आने को तेरे पास समय है क्या? नहीं। तो बैंक आपका एजेंट है, तूने तेरी बैंक को दिया और बोला कि जाओ जाके दिनेश से क्या ले लो, पैसे। अब मेरी तेरी बैंक ने मेरी बैंक को भेजा, मेरी बैंक ने बोला इसके खाते में ठन गोपाल है, एक पैसा नहीं है। मेरी बैंक ने तेरी बैंक को बोल दिया नहीं है पैसे, और तेरी बैंक ने तेरे को बोल दिया नहीं आए पैसे, और तेरे को बैंक ने लगा दिए 500 रुपया चार्ज। अब फोकट में काम करेगी क्या बैंक? तेरे से बिल लेगी, मेरे बैंक को भेजेगी, 4 बार उनको फोन लगा के पूछेगी आए क्या, कागज बनाएगी, सही बनाएगी, पेट्रोल डीजल जाएगी। तो बैंक तो तेरे से पैसे लेंगे, वकील भी तेरे से पैसे लेगा। तू क्या बोलेगी? 1 लाख का बिल था, उस चक्कर में मेरा 3,000 का क्या हो गया? खर्चा। तू तो चैताली को बोलेगी तू 1 लाख भी दे, तो जो तो तेरे को ऐसे ही देने थे, ऊपर से मेरे ये जो फालतू के तेरे चक्कर में लगे ना, वो 3,000 भी दे। तो चैताली बोलेगी दे देती, 1 लाख भी देती, और मेरे वजह से तेरे को ये धन के लेने पड़े उसके 3,000 भी देती। तो चैताली किसको बोलेगी? बोले तू पहले मेरे 1 लाख दे, ऊपर से तेरे गलती की वजह से मुझे खुशी को कितने देने पड़ रहे? 3,000, वो भी तू ही दे। गजल बोलेगी वो भी मैं देती। गजल मेरे को बोलेगी सर वो 1 लाख तो देने हैं, ऊपर से 3,000 मेरे को चैताली को देने पड़े, वो भी आप ही दो। मैं बोला वो भी नहीं देता। कोलेट्रल है पर वो लिक्विड है क्या कोलेट्रल? हाँ, बैंक तो ये सोच के मेरा कोलेट्रल लिया ना 1 करोड़ का कि 80 लाख तक ये व्यवहार करेगा, तो उतना लिक्विडिटी मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा बैंक में। अगर मैंने पहले ही 80 लाख पूरे निकाल दिए तो अब बैंक के पास है कोलेट्रल, पर उसके बदले में बैंक पैसा नहीं देता। हाँ, बाद में बैंक को 80 लाख खुद के भी फंसे हुए हैं, तो बैंक उसको बेचेगा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेचने में बैंक को भी 5 लाख का अगर खर्चा आता है, तो बचे 95, उसमें से 15 मुझे वापस करेगा, खुद के 80 रखेगा और बोलेगा अब शक्ल मत दिखाना, आप इधर मिले ऊपर नहीं मिलना। ये वर्ड पता है आप लोगों को? लोग यूज करते हैं, इथं भेटले वर नका भेटू। तो फिर मानुस की खाते, ये सब वर्ड आपको पता होने चाहिए। यही है अगला टॉपिक, जिसको बोलते हैं नोटिंग ऑफ क्या? डिसऑनर। अब कोई बिल कोई चेक डिसऑनर हो जाता तो अपने को भी एक लीगल दस्तावेज तैयार करके रखना पड़ता। ये बिल मैंने इस तारीख को भेजा था पर ये क्या हो गया? डिसऑनर, ताकि फिर सामने वाले पे केस डाला जा सके कि तूने वादा करके भी समय पे क्या नहीं दिए? पैसे। और ये नोटिंग फोकट में होता नहीं है। पढ़ते क्या है? नोटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ अ फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सारे फैक्ट्स को रिकॉर्ड करो, और ये भी एक लीगल दस्तावेज है, वकील लोग करते हैं, जिसको नोटरी बोलते हैं। तो कई बार आपने बाहर वकील लोगों के घर के बाहर बोर्ड देखा होगा, क्या? नोटरी। अब कुछ भी अगर झमेला हुआ है, कानूनन झमेला, तो उसका पूरा फैक्ट ऑफ द केसेस नोट करो, ताकि कोर्ट को जज को समय पे सही दस्तावेज दिखाया जा सके। बाय द नोटरी पब्लिक, when a bill of exchange is dishonor, the holder can, after giving a due notice of dishonor, sue the drawee। sue करना मतलब क्या? केस दाखिल करना। तो बोलेगा क्या सबूत है कि बिल क्या हुआ था? डिसऑनर। तो आप उसको दिखाओ कि मैं नोटरी के पास गया था, टाइम के साथ, समय के साथ, डेट के साथ सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, मैंने किससे बिल लिया था, कब ड्रॉ किया था, किसको दिया था, डिसऑनर कब हुआ, क्यों हुआ, उसमें खर्चा कितना लगा, बैंक के चार्जेस कितने लगे, कारण क्या है डिसऑनर होने का, हर चीज का फैक्ट लिखा हुआ है। और माय लॉर्ड, ये देखिए, इसमें मैंने हर चीज उसी समय लिखवा ली थी जिस समय आपका बिल क्या हुआ था? डिसऑनर हुआ था। बट बिफोर फाइलिंग सच सूट, होल्डर विल रिक्वायर सम ऑथेंटिकेटेड प्रूफ ऑफ अ फैक्ट पुट बिफोर द कोर्ट दैट बिल इज एक्चुअली क्या? डिसऑनर। तो कोर्ट आपकी बातें और कहानी सुनाएगा क्या? अरे सर, मैंने तो ना चैताली को स्कूल में ही मिली थी, हम स्कूल से ही क्या है, फ्रेंड्स है, इतनी अच्छी लड़की थी, कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक आधे फ्रॉड पार्टी का क्या देगी? बेल देगी। पिछले बार भी मैंने उसको 300 रुपए दिए थे, तुरंत उसने दूसरे दिन क्या कर दिए? वापस कर दिए। फिर हम पिज्जा खाने भी गए थे, तो बेचारी ने, उसने ही पूरा बिल दिया। मैंने बोला मैं मेरी कॉन्ट्री देती, पर उसने मना कर दिया। दिल की बहुत ही अच्छी है चैताली, पर इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं सर। उसका कांटेक्ट आया वडेरा सर की क्लास में गजल के साथ, फिर वो दोनों फ्रेंड्स बने सर।
अब इसमें गजल की भी कोई गलती नहीं है सर। अब जज बोलेगा यार ये राम कथा मत सुनाओ। क्या हुआ क्या नहीं मेरे को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लीगली वकीलों के भाषा में क्या सही है क्या गलत इसका मुझे क्या दो, डॉक्यूमेंट दो। तो आपकी रामकथा सुनेगा क्या कोर्ट? नहीं, वो तो कोर्ट की भाषा समझता है जो वकील समझते हैं, तो वकील से सब लिखवा लो। तो ये आपको भी सीखना चाहिए, जब भी आपने किसी से चेक लिया हो वो डिसऑनर हो जाए, बिल एक ड्रॉ किया था सामने वाले ने एक्सेप्ट किया था वो क्या हो जाए, डिसऑनर, तो समय रहते उसकी नोटरी करवा लेनी चाहिए, उसका खर्चा लगता और वो उसी से वसूलना चाहिए जिसका बिल क्या हुआ है। ये आप क्यों करो? आपने तो गुड फेथ में विश्वास रख के अच्छे इरादे के साथ किसी से क्या एक्सेप्ट करवाया था, बिल, कि वो परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन के हिसाब से समय पे उस बिल को क्या करेगा, ऑनर करेगा। उसके चक्कर में आपको फालतू इधर झटके पड़ रहे, तो ये सारा खर्चा भी आप उसी से वसूल करोगे जिसने आपको बिल दिया है, चाहे वो ड्रॉइंग हो या एंडोर्सर हो। एंडोर्सर, the holder takes the bill to the notary public, who in turn makes the demand for acceptance or payment upon the drawee formally, and his refusal to do so notes the same in the bill. Noting should be done within the reasonable time after क्या, डिसऑनर। तो वो वकील क्या करता है, एक बार और चांस देता है, बोला ये बिल डिसऑनर हो गया ना, अब इसमें सब कुछ और लिखा हुआ है, एक बार और चांस देता है ड्रॉवी को कि चलो 5 तारीख इसकी लीगल ड्यू डेट थी, नहीं दे पाए, 5 को डिसऑनर कर दिया, 6 को मैंने नोटिंग की, 8 तारीख को और एक बार प्रेजेंट कर, 8 तारीख को और एक बार प्रेजेंट कर, एक मौका और देते आपको, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को और एक मौका देते, कोई बात नहीं, बात करेगा, आपस में बातें होंगी, बोले हाँ उस दिन अड़चन थी नहीं कर पाया, ठीक है एक बार और कर दे, क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा। सामने वाला व्यक्ति कोर्ट में जाने से पहले तो आपस में सलाह करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? कोर्ट में जाके क्या मिलता है, फ्रस्ट्रेशन। तो इंसान कोर्ट वोर्ट में जाना नहीं चाहता, वो ये सोचता है कि 1 लाख के बदले ना 10-20 हजार कम आए तो चलता, नहीं तो ये कोर्ट और वकील वाले तो ऐसे ही खा जाएंगे सब। तो बोलता है भाई और 8 दिन रुक जाता पर पैसे दे दे, पर उसके बाद भी नहीं दिए तो फिर मजबूरन कहां जाना पड़ेगा, कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। इसमें 2 टॉपिक और है, एक है क्या, प्रोटेस्टिंग, नोटरी पब्लिक और नोटिंग चार्जेस, इसको अपन देखेंगे कल के लेक्चर में। इंटरेस्टिंग था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। रुको फिर रुको, थांबा, ड्यू डेट के कैलकुलेशन का क्या लेके जाओ, होमवर्क, और कल का होमवर्क पहले चेक कराओ। किधर है पेज नंबर कोई बताओ, 305। कंप्यूट द फॉलोइंग टेबल, ये वाला टेबल है, हाँ देखो, डेट ऑफ ड्रॉइंग है, ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये पेएबल है, 60 डेज आफ्टर डेट है, 3 मंथ आफ्टर साइट है, 1 मंथ आफ्टर डेट है, 1 मंथ आफ्टर डेट है, 45 डेज आफ्टर डेट है। तो आपको यहां पे उसकी क्या लिख के लाना है, ड्यू डेट, और ड्यू डेट विथ क्वेश्चन विथ आंसर। आज का आपका क्या है, होमवर्क है जो आप मुझे चेक कराओगे। इधर है डेट ऑफ ड्राइंग, इधर है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, इधर है टेन्यूअर, इधर है टाइप। आपको ढूंढनी है इसकी नॉमिनल ड्यू डेट और आपको ढूंढनी है इसकी लीगल ड्यू डेट। ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसमें भी आपको क्वेश्चन भी लिखना है प्लस आंसर भी लिखना है। हाँ, उसमें भी एक काम करो, 2 कॉलम कर लो, एक लीगल ड्यू डेट, एक सॉरी नॉमिनल ड्यू डेट, और बाजू में क्या, लीगल, दोनों ही निकालो, नॉमिनल भी निकालो और कौन सी निकालो, लीगल। इज दैट ओके? बाकी तो सब जर्नल एंट्री के ही क्वेश्चन है। एक बार इसका बेसिक बैकग्राउंड और इंफॉर्मेशन अपने को कॉन्फिडेंस से अच्छा समझ में आ जाए तो फिर इसके जर्नल एंट्री पे वर्क करते, बहुत कठिन बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि बेहद और बहुत ही आसान ऐसा ये क्या है, लेसन है, चैप्टर। इज दैट ओके गाइस? चलिए फिर कल मिलते हैं।